शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे ऐसे इंसान को जिसने अपनी आवाज का जादू पूरी दुनिया में बिखेरा। अगर मैं आपसे कहूं कि चुपके चुपके आंसू बहाना याद है, आप कहेंगे गुलाम अली। अगर मैं आपसे कहूं हंगामा है क्यों बरपा, आप कहेंगे गुलाम अली। जी हाँ, आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं गजलों की दुनिया के बादशाह गुलाम अली। और आज के इस खास शो के हमारे जज हैं इस मुल्क के सबसे वरिष्ठ, सबसे सीनियर पत्रकार श्री कुलदीप नैयर। तो आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज कुलदीप नैयर साहब की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू हो। और अदालत की कार्रवाई शुरू हो उससे पहले गुलाम अली साहब, मैं ये जानना चाहता हूं अदालत में आप ये क्या ले आए हैं? बस यही मेरा केस है। ये हारमोनियम देख के लग रहा है कि आप सुर में जवाब देंगे। जाहिर है बेसुरा जवाब तो अदालत में देना चाहिए ही नहीं। और अगर सवाल बेसुर हुए तो फिर उनको सुर में करना पड़ेगा। तो इससे पहले कि हम मुकदमा शुरू करें, एक नजर डालेंगे गुलाम अली साहब के करियर पर। तो मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम गुलाम अली पर। आपकी अदालत में गजलों के बादशाह गुलाम अली पर इल्जाम है कि ये आवारा हैं। गुलाम अली साहब, 55 साल से आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में घूम रहे हैं। जी जी, बिल्कुल आवारा हैं। बिल्कुल। आपकी गजल है, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझे आवारा बना डाला। मैं इसका थोड़ा सा जवाब देता हूं जी। ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल ये पागल दिल। लेकिन मैंने सुना कि कई बार हादसे हुए आपके साथ जिंदगी में। 3 साल के थे तो आप गिर गए गाय भैंसों के तबेले में। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। वो जो गाय भैंसों को खिलाया जाता ना चारा, उस पे गिरा तो मैं हंस रहा था और मेरी माँ बेहोश हो गई मुझे हंसते हुए देख के भी, क्योंकि माँ एक कैसी चीज़ है, एक ऐसा सुर है जो दुनिया से अलग केस है। ये 6-7 साल के थे, गाना शुरू किया। टीचर ने आपको मैथ्स का सवाल हल करने के लिए दिया था और आप ताल में बजा के गाना गा रहे थे। सवाल सारे लड़के निकाल रहे थे, मैं जल्दी निकाल के, मैं ज़रा उस पढ़ाई में भी थोड़ा सा तेज़ था तो मैंने अपना सवाल निकाल के फिर गुनगुना रहा था। ऐसे ये दोनों घुटने अपने बजा रहा था मैं, ये दोनों ये ऐसे करके तो गुनगुना रहा हूँ। तो मास्टर साहब ने देखा, शौक उनको भी था मौसीकी का, उनकी नज़र मेरी तरफ आई तो वो छड़ी लेके उठे। तो मैंने कहा लो भी मर गए। अरे क्या कर रहा था तुम? मैंने कहा जी कुछ नहीं कर रहा था, मैं कांपने लगा। कहते सच बताओ क्या कर रहा था? मैंने कहा जी कुछ नहीं, तो गाना गा रहा था। सुना मुझे भी, तो मैं डरते हुए सुना दिया उनको, तो उनका अच्छा लगा होगा। तो उस दिन से फिर उन्होंने कहा कि आज से कल से सुबह की जो प्रे होती है ना, दुआ पढ़ी जाती है,
अल्लाह का नाम लिया जाता है और नात शरीफ और हम्द शरीफ जो पढ़ते हैं, फिर स्कूल में मुझे उन्होंने ड्यूटी दे दी। तो वहीं से मेरे वालिद साहब की ये ख्वाहिश भी थी, उन्होंने मेरा नाम ही इसलिए रखा गुलाम अली। मुझे कहते होते थे, फरमाते थे कि बेटा जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तो मैंने कहा अगर बेटा अल्लाह ने दिया तो मैं उसका नाम गुलाम अली रखूँगा, क्योंकि वो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के आशिकों में थे। और बड़े गुलाम अली खां साहब बहुत बड़े सिंगर थे उस ज़माने के। बहुत बड़े क्या, वो हर ज़माने के हैं, वो भी जो आएगा ना ज़माना उसके भी वो सिंगर थे। लेकिन जब आपने गाना शुरू किया तो मैंने सुना कि बड़ा मुश्किल होता था, आपको हर वक्त ज़ुकाम रहता था। जी हाँ बिल्कुल, बचपन में बहुत ज़ुकाम रहता था, क्योंकि मेरी वालदा को भी ये था ज़ुकाम काफ़ी, उनकी तरफ से मुझे मिला था, इसलिए मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि माँ का तोहफा है। तो बहरहाल इसी से मैं बीच में घबरा गया कि भी हर वक्त ये ज़ुकाम रहता है तो मैं छोड़ ही दूँ, मैं कोई इंस्ट्रूमेंट सीख लूँ। तो मेरा इरादा था सितार या तबला, तो फिर तबला मैं बजा भी लेता हूँ, तो मैंने सीखा भी है। तो फिर मेरे ताया जी ने कहा कि नहीं बेटा तुम ऐसा नहीं है, तबला तो सीख सकते हो ठीक है, लेकिन तुम गाना गाओ बेटा। गाना ऐसी एक चीज़ है, उत्तम गाना है और सेकंड बजाना है और तीसरे नंबर फिर नाचना है। हाँ ये सही बात है, ये बुज़ुर्गों ने कहा हुआ है। तो मैंने फिर लगा रहा तो अल्लाह ने मेहरबानी कर दी, उस्ताद अच्छे मिल गए जिनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। और मुझे बहुत बड़ी अदालतों में तो शायद ना मैं पेश हो सका, लेकिन आज की अदालत में मैं यहीं पेश हो गया हूँ। अदालत में तो आपसे हर तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे, पूछेंगे, लेकिन ये वो इल्ज़ाम है जो लोगों ने लगाए हैं। हाँ ये बातें झूठी बातें, ये लोगों ने फैलाई। ये बातें झूठी बातें हैं, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। ये बातें झूठी बातें हैं, ये बातें पादारी सारे का पापा सा, ये बातें गरे का पा निजारे पा, ये बातें पादारी सा रे का पा पर गई रे का पा पर रे तपा रे का ते नी सा, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। ये बातें तुम इंशा जी का नाम लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं। ये बातें झूठी बातें हैं, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। ये बातें आप पूरी दुनिया में गुलाम अली साहब आपका नाम हुआ है, दुनिया के जिस मुल्क में जाते हैं लोग आपको सुनने आते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तो लोग बेइंतहा आपके नाम से दीवाने हैं। तो किसको श्रेय देंगे आपको इतनी जो सफलता मिली उसका? मुझ पे तो यही केस बनता है कि मैं इस काम को बड़ी अच्छी तरीके से सीखना शुरू किया और मुझे साथ दुआएं भी लगी बुजुर्गों की, ये मुझ पे इल्ज़ाम है। दुआओं में बहुत यकीन है आपका? दुआओं में बहुत यकीन है, बिल्कुल। मैं एक दिन अपने उस्ताद के छोटे भाई को उनका सेवा कर रहा था, ऐसे उनको दबा रहा था, तो 12 बजे का बैठा हुआ 4 बज गए, 4:30 बज गए। तो उन्होंने कहा बेटा सोया नहीं गुलाम अली? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सो जाऊँ, खैर मेरी फिक्र ना करें। तो उन्होंने मुझे एक दुआ दी उस वक्त, वो बड़े बुज़ुर्ग लोग थे। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा बेटा तुझे बाकी लोग भी सुनेंगे, सब लोग सुनेंगे, लेकिन तुझे म्यूजिशियन लोग भी और गायक लोग, सिंगर लोग भी सुनेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी दुआ थी। लेकिन गाना सीखने के बाद भी मैंने सुना पाकिस्तान में जब टीवी शुरू हुआ, हाँ। पहले आप आर्टिस्ट थे जिसको पाकिस्तान के टीवी पर अपेयर होना था। मुझे रेडियो से लेके ब्रॉडकास्टिंग हाउस से लेके गए थे वहाँ। एक दोस्त हमारे प्रोड्यूसर थे रेडियो पाकिस्तान में, उनका नाम था इस्लाम शाह। तो वो मुझे ले गए, मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो? कहते भैया उधर मिंटो पार्क है शाही मस्जिद के पास, तो वहाँ पार्क है वो।
तो वहाँ पे वो भी वैन आई है जापान से, और वहाँ उस पर तेरी शक्ल भी नज़र आएगी और तेरा गाना भी सुना जाएगा। मैं हैरान परेशान, मैंने कहा ये क्या, कैसे कैसे होगा, तो चल तो सही। तो बहरहाल मेरे पे वो एक्सपेरिमेंट हुआ था, पहला आर्टिस्ट मैं ही था। जब यहाँ भी टीवी नहीं आया था, वहाँ भी नहीं आया था, वहाँ 64 में शुरू हुआ। तो काफ़ी नर्वस थे उस दिन आप? बिल्कुल नर्वस नहीं था, ये तो बचपन की आदत थी गाना, तो उसमें नर्वस नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ अदालत में तो आप नर्वस नहीं है सवालों के जवाब देते हुए? कैसा लग रहा है आपको? लग तो रहा है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे। दिल में एक लहर सी उठी है अभी। लहर एक तो नहीं होती, कई किस्म की लहर मैं पेश करूंगा। दिल में एक, आप जरा गिनते रहिए। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है। दिल में एक लहर सी उठी है, दिल में एक लहर सी उठी है। दिल में एक लहर सी उठी है, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। ये सब लहरें हैं। गुलाम अली साहब, और बहुत सारी लहरें मेरे पास में हैं, लेकिन मुझे ब्रेक के रुकना है, और ब्रेक के बाद गुलाम अली पर जनता के मुकदमे का एक और दौर। क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, जो पीली है, जो पीली है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं गुलाम अली। गुलाम अली जिन्होंने अपनी आवाज से पूरी दुनिया में अपना नाम किया। आपकी अदालत में अगला इंसान। आपकी अदालत में गजल गायक गुलाम अली पर इल्जाम है कि ये वक्त के साथ नहीं बदले। गुलाम अली साहब, जमाना बदल गया, लोगों के गाने के अंदाज बदल गए, लेकिन 55 साल से उसी अंदाज में गा रहे हैं आप। ये मेरे पे इल्ज़ाम आपका सच्चा है, इसलिए कि मैं सच्चाई का बहुत कायल हूँ, सच्ची बात से बहुत प्यार करता हूँ, और वो जो सच्चा म्यूज़िक है उसको छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि उसको अपनी सुनने वालों के सामने पहुँचाना चाहता हूँ। यही मेरा केस भी यही है। दुनिया बदल जाए, गाने के तरीके बदले जाए, आप नहीं बदलेंगे? मैं तो देखो ना, अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। ओ पिछली रुत के साथी, ओ पिछली रुत के साथी, अब के बरस मैं तन्हा हूँ, अपनी लेकिन गुलाम अली साहब, जमाना बदल गया है। आजकल तो गाने होते हैं, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ओ बाप रे, बस यही मेरा अदालत में सवाल है कि इससे तो बेहतर है कि आदमी चुप रह जाए। बेजैसा आदमी तो चुप रह सकता है। मैं गाना छोड़ सकता हूँ, मगर ये गाने खुद नहीं गा सकता। देखिए, ये उनके लिए है जिनको बदनामी का बहुत शौक होता है। शीला
जाहिर है। और छम्मक छल्लो? अरे बाप रे बाप, अगर ये नाम लेंगे तो मैं आपसे भी नहीं बात कर। और वो कह रहे हैं चिकनी चमेली। ये दौर भी सोने पे सुहागा है ना। देखिए आज जब म्यूजिक की क्लास लगती है तो उसमें शीला होती है, छम्मक छल्लो होती है, उसमें जलेबी बाई होती है। बेहतर तो यही है कि सबसे बेहतर है कि चुप रहिए। लेकिन ये म्यूजिक है जो हिट होता है, ये लोग देखते हैं। वो इसलिए हिट होता है कि माफ़ कीजिएगा, मैं सुनने वालों को भी उनसे माफ़ी चाहूँगा। असल में हर आसान चीज़ को लोग जल्दी से लेते हैं और उसको जल्दी अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन वो होता वो जल्दी वाला ही काम है। जल्दी आए जल्दी चलेगा। इस तरह के म्यूजिक को सुनते हैं जी, तो आपको क्या लगता है कि कुछ पता नहीं उन्होंने कौन सी चीज़ पी ली हुई है। आप इसका जवाब भी गा करके देंगे? आज लो बरसत है। मामा बधा दादा नी सारे दानी रे सारे गा गा मा पा गा मरे रे नी सारे धानी मा पा नी गा मा रे रे ला रे गा मा बधा नी रे धानी रे रे रे। हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों 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 बरपा, हंगामा है क्यों बरपा। थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा। थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, जो पीली है, जो पीली है। ये जो गाने हैं मुन्नी बदनाम हुई, आप सुनते हैं कभी? मुझे क्यों सुना है? मैं कोई इतना छोटा, मतलब क्या कहते हैं, अभी उम्र मेरी ऐसी तो है नहीं क्योंकि जो ये गाने सुनूं। मैंने पहले बहुत हैवी गाने सुन चुका हुआ हूँ। कौन से गाने सुनते हैं? आपकी पसंद का गाना कौन सा है? मेरी पसंद के मसलन जैसा था लता जी ने, मैंने उनको फरमाइश भी की थी उनके घर जाके। मैंने कहा जी मेरे लिए आप एक लाइन गा दें, तो उन्होंने वो गाया, पहाड़ी रागनी पहाड़ी का है गाना, बहारो मेरा जीवन संवारो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, ये मैंने उनको फरमाइश की थी। तो उन्होंने जब गाया तो ऐसा लगा कि पूरा जो रूम था ना वो बहार और सुर के साथ भर गया। सच्ची बात ये है। और आपने भी गाया लता जी के लिए? हाँ, उन्होंने फिर मेरा एक प्रोग्राम किया था। महेंद्र कपूर जो सिंगर थे, उनको मेरे पीछे लगा दिया। मैं इंडिया आया हुआ था तो उनका तलाश करो कहाँ हैं गुलाम अली जी। तो मैं कलकत्ता था उस वक्त, मुझे फ़ोन गया महेंद्र कपूर का कि भाई, वो ऐसे बोलते थे अमृतसर की ज़बान में मेरे साथ, पंजाबी में, पाजी कित्थे गए हो? मैं कहा जी मैं कलकत्ते हाँ, तो तुसी प्लीज़ तुहानू दीदी याद कर रहे हैं, तो तुसी कोई डेट दिओ, मैं ਤੁਹਾਡਾ गाना सुनना चाहते हैं। मैं कहा मेरा गाना ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है उनके लिए, मैं हाज़िर हूँ। वैसे भी जो कुछ भी मेरे पास है, अगर वो सुनना चाहते तो मैं ज़रूर हाज़िर हूँगा। बहरहाल फिर उधर ताज होटल में उन्होंने बॉल रूम का बुक करवाया और नौशाद साहब भी उसमें मौजूद थे और R.D. बर्मन जी मौजूद थे, सोमी कौनी, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आशा जी, ये सब कुछ, हजरत जयपुरी साहब ये भी थे वहाँ, कुछ शायर भी थे काफ़ी लोग। तो उनमें मैंने जब गाने लगा तो मैंने थोड़ा एक दो लफ्ज़ बोले कि आज तो मुझे गाना पड़ गया है। गाना और बात होती है, गाना पढ़ जाना और बात होती है। तो मैं अंदर से बड़ा झिझक रहा था। तो उन्होंने जब मैंने आवाज़ लगाई
कोलावरी मौसीकी की ज़बान में और ग्रामर में जो आ का लफ्ज़ है, पहले अगर आ जा के सीधा सुर में अगर लग जाए तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहे। तो जब मैंने आ किया तो लता जी ने बोला कि तकरीर में ज़रा माजत थी और उसमें ज़रा वो झिझक थी, लेकिन गले में वो झिझक नहीं है, गले में माजरत नहीं है। तो मैं उनका बड़ा बड़कपन समझता हूँ कि ऐसे लोग दूसरे को अगर जो कहते हैं तो ये उनकी बहुत, मैं बहुत अंदर से तहे दिल से उनका शुक्रगुजार भी हूँ। फिल्मों में आपने ज़्यादा गाने नहीं गाए? हाँ, फिल्मों में इसलिए ज़्यादा गाने नहीं गाए कि फिल्म में तो सब गाते हैं, उस पर मैं अगर गा लेता तो क्या फ़र्क पड़ता। बहरहाल बड़े बड़े लोग पहले ही गाना गा रहे थे। मुझे हमारा मकसद यही था कि गज़ल की फील्ड को हम आगे लेके चलें, बुज़ुर्गों के ट्रेडिशनल म्यूज़िक को हम आगे लेके बढ़ें, क्योंकि मुझे इस वक्त 55 साल हो गए गाना गाते हुए। यही आजकल तो आसानी हो गई है। जब आजकल तो गाना सुनते कोलावरी डी, जिसका कोई मतलब नहीं। तो वो तो है, लेकिन भैया आजकल भी साहब जब जहाँ हम जाते हैं हमसे तो यही सुनते हैं लोग, क्योंकि हमने ज़िद पकड़ी रखी तो हम उसमें हम फ़ायदे में भी रहे। लोग जो नंबर हमें देते हैं वो मेरा ख्याल में हमें ही देते हैं। तो ये इल्ज़ाम तो मेरा साबित होता है कि आप वक्त के साथ न बदले हैं न बदलेंगे। हाँ, ये इल्ज़ाम आपका, ये केस मुझ पर बनता है आपका। तो ठीक है, ये इल्ज़ाम साबित हुआ। और भी इल्ज़ाम, बड़ी लंबी फहरिस्त मेरे पास में है। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में गुलाम अली पर जनता के इल्ज़ामात और सवालात का एक और बात। एक गज़ल में कहा है ना कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया और जब चली सर्दवा मैंने तुझे याद किया। बिल्कुल। तो किसको याद किया ये तो बता। बस ये बताना नहीं है ना, मैं याद तो करता ही। किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर से ही, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं गुलाम अली पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में गजलों के बादशाह गुलाम अली पर इल्जाम है कि इन्होंने अपने इश्क को छुपा कर रखा। आप इतने बरस से पब्लिक लाइफ में हैं। अभी मैं पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर आपका इंटरव्यू देख रहा था जी। तो वहां उन्होंने पूछा कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा है जी। तो आपने कहा कि रातों को उठ उठकर ख्वाबों का तस्वुर करती थी वो कैसी पागल लड़की थी। कौन थी वो? मैं ये कहूँगा कि ना पूछ हाल किसी भी उदास चेहरे का, हर एक शख्स की अपनी अलग कहानी है। ये इस सवाल को ऐसे ही रहने दें, मुझे अपनी मर्जी से काम करने दें। क्योंकि आपकी तो एक गजल में कहा है ना कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया और जब चली सर्दवा मैंने तुझे याद किया। बिल्कुल। तो किसको याद किया ये तो बता। बस ये बताना नहीं है ना, मैं याद तो करता ही। हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर से ही, किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर से ही, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी। अब गुलाम अली साहब, आज के ज़माने के लोग पूछेंगे हमको किसने मारा, वो अंग्रेजी वाली किसने मारा। हाँ वही। एक दफ़ा मैं किसी सिंगर से सुन रहा था, मैं टीवी पे सुन रहा था घर में, तो वो यही गज़ल थी, उसने भी उसकी कोई धुन और थी। तो
उन्होंने कहा कि हमको किस पे बहुत जोर दे रहे थे। मैंने कहा भाई ये इंग्लिश का गाना है या उर्दू का गाना है? तो ये लग रहा है कि इंग्लिश का गाना, इंग्लिश वाली किस है। तो जब वो मुझे मिले तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया मुंह संभाल के बात किया करो। एक गाना जहां आप जाते हैं, ये गज़ल आपसे चुपके आंसू बहाना, हर बार इसकी फरमाइश आपसे की जाती है। जी। और इसमें जो बोल हैं वो कोठे पे तेरा नंगे पावाना याद है। तो जब आप गाते हैं ऐसा लगता है कोई ना कोई याद है दिल में। हाँ बिल्कुल है, पर बताऊंगा नहीं। मैंने सुना कि आपको माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है। उनका वो क्यों कि वो लय और सुर को बहुत सामने रखती हैं हर वक्त अपने ज़हन में। जो आर्टिस्ट कोई भी हो, चाहे वो डांस कर रहा हो, चाहे वो एक्टिंग कर रहा हो, सारा काम है लय सुर का, ताल और सुर का। जब हम बात करते हैं तो वही बात होती है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो ये कोई सुर है, कोई ताल है हर बात का। तो वो आर्टिस्ट मुझे सारी माशाल्लाह मंजी हुई आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो और भी लय सुर में मुझे लगती हैं, मुझे इसलिए अच्छा। और कोई नहीं आपको सुर में लगती? बहुत लगती हैं सर, ऐसी बात नहीं। और किसी से मार पड़वाओगे आप मुझे। बहरहाल क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका रुख ज़्यादा ताल और सुर में होता है, तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा होता है हम उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो माधुरी दीक्षित के लिए कुछ सुनाना पसंद करेंगे आप? वो अगर शो देख रही होंगी तो खुश हो जाएंगे। अच्छा जी, सुना देता हूँ, बिल्कुल सुना देता हूँ। ऐ हुस्ने बेपरवाह तुझे शबनम कहूँ शोला कहूँ, ऐ हुस्ने बेपरवाह तुझे शबनम कहूँ शोला कहूँ, फूलों में भी शोखी तो है, फूलों में भी शोखी तो है, किसको मगर तुझसा कहूँ, है हुस्ने तुझे शबनम कहूँ शोला कहूँ। बहुत सुंदर, थैंक यू। अब जनता से पूछते हैं इनमें से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सर, दुनिया में आपके करोड़ों फैन हैं जी, आप हिंदुस्तान में किसके फैन हैं? मैं आपका। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। क्योंकि सबसे प्यारे मुझे वो लोग हैं जो मेरे फन के और मेरी गायकी के फैन हैं, उनमें से मुझे आप भी लगते हैं। एक फैन आपके ऐसे भी थे जिन्होंने आपकी सिगरेट छुड़ा दी? मैं अमेरिका में था, न्यूयॉर्क में, तो डॉक्टर अमजद उनका नाम है, उनके घर में मेरा प्रोग्राम था। तो जगजीत भाई भी वो बहुत याद आ रहे हैं, खुदा उनको आगे की बहुत आगे भी सुख दे। और यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हमारी गज़ल की फील्ड में हुआ है, तो वो भी बैठे हुए थे, मुझे सुनने आए थे। तो जगजीत भाई ने सिगरेट लगाया अपने पीने के लिए, तो मैं तब, ये आज से मैं 27 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, तो मैं भी कभी कभी पीता था उस वक्त सिगरेट। तो मैंने उनको कहा मुझे भी लगा दे, तो उन्होंने मुझे लगा के मुझे पकड़ा दिया। तो डॉक्टर अमजद जिनके घर में वो मैं गा रहा था, तो वो बहुत बड़े न्यूरो सर्जन थे। तो मैं जब कश लगाया तो ठहरिए गुलाम अली भाई, खान साहब मेरी बात सुने। मैं कहा जी, मुझे कहते हैं कि आप मेरी लाइफ के लिए आज के बाद सिगरेट नहीं पीना आपने, मेरी लाइफ के लिए। मैंने कहा जी मैं समझ तो गया, लेकिन मैंने कहा मेरे सिगरेट पीने से आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ता है? तो मुझे कहते हैं मैं रोज़ सुबह सुन के जाता हूँ और सारा दिन सर्जरी करता हूँ और थक के आता हूँ, तो आपको सुनता हूँ, फिर मैं ताज़ा हो जाता हूँ। रोज़ मुझे लाइफ मिलती तेरी आवाज़ से। तो उस वक्त फिर मैंने उसी वक्त ही सिगरेट छोड़ दिए। आज से 27 वर्ष हो गए, मैं आज हाथ नहीं लगा। मोहम्मद रफ़ी साहब आपके बहुत फ़ैन थे? पहले तो मैं भी उनका फ़ैन हूँ और फ़ैन रहूँगा, और वो थे भी और मैं भी था। और मुझे जब वो मिले, मैंने कहा जी आपको तो बहुत दुनिया सुनती है। तो मुझे एक उन्होंने जुमला कहा, एक बात कही, कहते मुझे वाकई दुनिया सुनती होगी, पर मैं आप लोगों को सुनता हूँ। ये उन्होंने बड़े प्यार से कहा। तो मुझे उस बात की बहुत खुशी हुई
फिर बहरहाल उन्होंने मुझे तोहफा भी दिए, अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ी गोल्ड की रिंग मेरे हाथ में डाली, फिर तस्वीरें भी खींची गई हमारी दोनों की, शॉल गले में डाली, तो वो अभी तक भी मेरे पास है उनकी। वो मैंने कहा इसको ना तो बेचना है ना किसी को देना है, तो मैंने कहा ये बहुत बड़ी दौलत है जो पैसों से नहीं मिलती। ऐसे लोग अगर प्यार करें तो बहरहाल तो उनकी मेरी जान पहचान यही थी कि वो मेरे से मुतासर थे, मैं उनसे मुतासर था। बहुत बड़ी बात है। मोहम्मद रफ़ी साहब तो आज भी दुनिया उनको वैसा ही याद करती है, हमेशा करती रहेगी। अब थोड़ी एनर्जी बचा के रखिए, मेरे पास और इल्जामात बाकी हैं। हाँ जी, ठीक है। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद गुलाम अली पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और दौर। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा तथा फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा था। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं गुलाम अली। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में गजल गायक गुलाम अली पर इल्जाम है कि इन्होंने अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। गुलाम अली साहब, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए आपने कुछ नहीं किया, ये शिकायत बहुत लोग करते हैं। हमने तो इतने प्रेम के सुर खेरे हैं, इधर वाले सिंगरों ने भी कुछ सिंगरों ने और उधर वाले भी, क्योंकि प्रेम की बातें की, प्रेम की बातें सुनाई, तो आप फरमा रहे हैं कुछ नहीं किया। ये तो जो बहुत सारे एक्टर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री के, वो ये कहते हैं कि जैसे यहाँ पर गुलाम अली साहब को इज्जत मिलती है, जैसे यहाँ राहत फ़तेह अली खान को इज्जत मिलती है, जी जी, अब परफॉर्म करते हैं, जी जी, ये पाकिस्तान में जाकर इंडियन आर्टिस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान में जाकर जिन्होंने की है, मैं उनका जिक्र करूँगा अगर आप कहें तो। जगजीत भाई गए थे, मेरे होते हुए गए थे। अमजद अली खान साहब गए थे, मेरे होते हुए गए थे। बिस्मिल्लाह खान साहब गए थे, मेरे होते हुए गए थे। ये इतना लोगों ने प्यार से सुना, लेकिन ये ज़रूरी बात है कि एक छोटा सा हिस्सा है जो इतने आर्टिस्टों को कवर नहीं कर सकता, तो उसका रीज़न ये है और कोई बात नहीं। लोग प्यार करते हैं, वहाँ भी लता जी का नाम लेते हैं, रफ़ी जी का नाम लेते हैं, तो ऐसे लोग चौंक जाते हैं कि उनकी रिकॉर्डिंग लगी, अभी कुछ नहीं बात करनी। तो इतना लोग तो ज़रूर नाम लेते हैं, और जहाँ हिंदी फिल्में वहाँ जाती हैं उसको लोग देखते हैं। जी जी, हिंदी फिल्में भी बिल्कुल वहाँ भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि ये डिमांड हो रही है पाकिस्तान में इस बात की कि जो हिंदी फिल्में उन पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि हिंदी फिल्मों की वजह से पाकिस्तानी फिल्में कोई नहीं चलती। ये असल में बड़ी देर से चल ही रही हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसा इस तरफ आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो मैं तो अभी भी खुद तो नहीं कभी देखा, लेकिन मेरे बच्चे, कई दोस्त अहबाब बताते हैं कि फ़लाँ फिल्म फ़लाँ जगह लगी हुई, फ़लाँ, ऐसी बात नहीं है कोई ख़ास। हमारे एक सिंगर हैं अभिजीत, वो बहुत नाराज़ रहते हैं पाकिस्तानी सिंगर से। वो बहुत गुस्से में, एक दिन मैंने सुना वो कह रहे थे कि जो पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट आते हैं उसको क्यों सिर पे बिठाते हैं इतना। अच्छा जी, तो हमेशा मेहमान को लोग सर पे बिठाते तो हैं ना, मेहमान तो मेहमान होता है। लेकिन अभिजीत जी कहते हैं कि ये हमारे पेट पे लात मारने आ जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनका फर्स्ट क्लास चल रहा है, बाकी भी चलता रहेगा। ये ऐसे सोचने की बात है, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं। लेकिन ये तो सही है कि म्यूज़िक के कोशिशों के बावजूद जो फासले हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, वो कम नहीं हुए। मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ पहले जी। वो ये है कि कह रहा है मौजे दरिया से समुंदर का सुकूत। मौजे दरिया की मौजें जो होती हैं शोर में जाती हैं, वो जब जाती हैं समंदर में, तो क्योंकि वो बहुत आगे कहा है कि कह रहा है मौजे दरिया से समुंदर का सुकूत। समुंदर ने कहा कि जितना जिसका ज़र्फ़ है उतना ही वो खामोश है। वो तो जितना बड़ा समुंदर होता है तो उसमें नहरें भी चली जाती हैं, दरिया भी शोर में जाके चले जाते हैं, वो भी जाके वहाँ खामोश हो जाते हैं, पेट जो बड़ा हुआ उसका। लेकिन दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। आप पाकिस्तान के लोग यहाँ के आर्टिस्ट को इज्जत देते हैं, यहाँ के लोग आप जैसे लोगों को इज्जत देते हैं, सिर पे बिठाते हैं। लेकिन
मुल्कों के बीच के जो फासले हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं। ये कुछ बड़े लोगों का, बड़ी ताकतों का काम है जो अपना हम हमेशा माल बेचने के लिए हमें अलग रखा है, एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं। ये बात है, इसका रीज़न ये है। बड़ी ताकतों के हम पल्ले पड़े हुए हैं, और कोई बात नहीं। इतने बरस हो गए, आपको ये लगा कि कभी इतने फासले कभी कम होंगे? फासले ऐसे भी होंगे, फासले 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 ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था। हम तो उम्मीद करते हैं कि आपके म्यूजिक से, आपके संगीत से, आपके सुरों से दोनों मुल्कों के फासले कम हो, लोग एक दूसरे के करीब आए। जी गुलाम साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि आजकल नए तरीके की म्यूजिक आ गई है, नए तरीके के गाने आ गए, अलग अलग गाने के अंदाज हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज के ज़माने में ये तरीके गज़लों को ओवरटेक कर रहे हैं? पॉप म्यूज़िक वालों को जल्दी बहुत होती है, हमें जल्दी इतनी नहीं है। बहरहाल ये आसान म्यूज़िक है, जल्दी उछलने कूदने लगता है आदमी। ये फिजिकली म्यूज़िक है, मेंटली नहीं है, मैं यही कहूँगा। लेकिन पॉपुलर है। देखिए जैसे तो ये जो गाना है कोलावरी डी, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको जितने हिट्स मिले उसमें पूरा वर्क होता है ना जी। ये सीरियसली वर्क करते हैं। अगर दूसरे काम को, सीरियस काम को सीरियसली करेंगे, उस पर वर्क करेंगे तो वही मशहूर हो जाएगा। आपने देखा है ना कि बैजू बावरा आज तक भी लोग याद करते हैं। बैजू बावरा की फिल्म आज भी लोग देख के ये कहेंगे, मुग़ल आज़म आज भी देख के लोग कहेंगे कि हाँ कोई बात है। तो जब कोई बात है, सच्ची बात, तो फिर सच्ची होती है, चाहे उसको 10 बरस बाद रिपीट करें या 40 बरस बाद रिपीट करें, सच्ची बात तो सच्ची होती है। आपकी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है? मैं वैसे तो फिल्म मैं देखता ही नहीं कभी ज़िंदगी में। मैंने ज़िंदगी में कोई फिल्म बहुत 2 या 4 60 वर्ष में, मैं 60 ईयर्स में 2 या 3 फिल्में देखी होंगी, वो भी मजबूरी में, तो दोस्तों के साथ बैठे हुए। क्योंकि मैं, हाँ, बैजू बावरा में फ़िल्म इसलिए देखी थी कि उसमें म्यूज़िक का, क्लासिकल म्यूज़िक का बहुत प्रचार था। और फिर एक और म्यूज़िक देखा, हलचल एक फ़िल्म थी, हलचल भी मुझे बहुत पसंद थी। उसके गाने, दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, प्यार मुस्कुरा दिया। तो ये गाने जिसका म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है या थीम उसकी बहुत अच्छी होती है, स्टोरी, वो मेरा ख्याल में, वैसे तो मैं देखता नहीं फिल्म, लेकिन वो मुझे अच्छा लगता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हर उम्र में लोग सीखते हैं, क्या आप अभी भी सीखते हैं? मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ। कहीं से मुझे अच्छी बात मिल जाती है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ। जो ये सीखना ही हो गया ना, हर अच्छी बात को सीखना पड़ता है। और कभी हवा चलती है, तेज़ चलती है, तो बड़ी, अगर धीमी चलती है। वही तो आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये शीला मुन्नी से कुछ सीखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं कोशिश करूँगा सीखने की। मैं बहुत अदना सा शख्स हूँ और आपसे सवाल करके आपकी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। मेरी बचपन से ख्वाहिश है, शायद वो पूरी हो जाए। मैं आपके गले लगना चाहता हूँ। माशाल्लाह, जरूर। आइए कोई बात। गुलाम अली साहब, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत आपको लोगों से मिली, अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इल्ज़ाम लगाने की कोई गुंजाइश बाकी बचती है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज कुलदीप नायर का फैसला आज के मुकदमे में। वक्त की क्या बड़ी होगी,
एक तेरे वस्ल की घड़ी होगी। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया गुलाम अली साहब पर। हम आज के मुकदमे पर कुलदीप नैयर साहब का फैसला सुने। इससे पहले कुछ लोग जो यहाँ मौजूद हैं अगर अपनी फरमाइश करना चाहते हैं। जी हाँ जी, कहने गालिब के अगर कोई 2 लाइन सुना दे। हाँ, मैं गालिब की गजल का शेर सुनाता हूँ। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेजार, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक, आह को चाहिए। बहुत सारे इल्जामात आप पर लगे, आपने बहुत सुर में जवाब दिए। सुर में जवाब देना पड़ता अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर के फैसले का। जो भी इल्जामात गुलाम अली के खिलाफ आए वो सब गलत हैं। वो एक फ़नकार हैं और फ़नकार एक दायरे में नहीं रहता, वो आवारा भी होता है और वो वही गाता है जो एक आम फहम लोग जानते हैं या समझते हैं। इन्होंने जो गज़ल की खिदमत की है और उसके साथ साथ जो उर्दू को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया है इस देश में, जो कि उर्दू भूल चुके हैं और जबकि देश की ज़बान है, तो ये एक काम जो कि लोगों का था ये कर रहे हैं। और आज भी ये गज़ल के ज़रिए, आज ये गज़ल के बादशाह हैं, कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान में इनके मुकाबले का नहीं है। 55 साल हो गए इनको खिदमत करते और इसी तरह इन्होंने दोनों देशों को भी नज़दीक लाए हैं, क्योंकि जो फ़नकार होता है वो ना कोई बॉर्डर जानता है और ना ही कोई मजहब। इन्होंने वो काम किया है जो कि बहुत सियासतदान नहीं कर सकता, कोई बहुत लीडर नहीं कर सकता। ये लोगों को मिलाते हैं और मैं बहुत खुशी है कि मैं इनको बाइज़्ज़त से बरी करता हूँ और दवा करता हूँ अपनी तरफ से एक जज की हैसियत कि ये और भी खिदमत इस देश की और पाकिस्तान की और सब लोगों की करें। कुछ कहना चाहते हैं आप कुलदीप नैयर साहब के लिए, अगर आप कुछ सुनाना चाहें? इनके लिए मैं यही सुनाना चाहूँगा कि मैं ये सुनाना चाहूँगा कि वक्त की उम्र क्या बड़ी होगी, वक्त की उम्र क्या बड़ी होगी, एक तेरे वस्ल की घड़ी होगी, वक्त की उम्र क्या बड़ी होगी। मैं ये कहा है कि वक्त की क्या उम्र बड़ी होगी, वक्त की कोई उम्र नहीं है। यही वक्त है कि जो हम मिले हैं आपस में, इससे उम्र कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारी उम्मीद है, विश्वास है, गुलाम अली साहब इसी तरह से गाते रहें, अपनी आवाज़ का नूर बिखेरते रहें, पूरी दुनिया में नई बुलंदी हासिल करें। इन शुभकामनाओं के साथ आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी आपकी अदालत में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए